तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू क्रेडोज आईएएस। आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम इस क्लास के अंतर्गत कंप्लीट इंडियन पॉलिटी का अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 तक कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। इस महामैराथन की शुरुआत के पहले मैं आपको एक बहुत ही ओजस्वी कविता के साथ में इसको प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इस कविता के बारे में आपने कई बार सुना भी होगा, देखा भी होगा, और बहुत ही ओजस्वी कविता है जिसको अब किसने लिखा है इसके बारे में तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, ये आपके मन और मस्तिष्क में एक ओज भर देगी। और कविता है कि अपने सपने तुम स्वयं चुनो, अपने सपने तुम स्वयं चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से, बुन लो विश्वास की डोरी से, तुम विजय गर्जना के नायक, तुम विजय गर्जना के नायक, तुमको क्या करना लोरी से, तुम स्वयं सिद्ध इस जीवन के, तुम स्वयं सिद्ध इस जीवन के, उन्मुक्त गगन में उड़े चलो, आरंभ आज से नव युग का, आरंभ आज से नव युग का, विश्वास पे अपने खड़े रहो, विश्वास पर अपने खड़े रहो। तो इन्हीं ओजस्वी शब्दों के साथ में, इन्हीं ओजस्वी कविता के साथ में हम आज अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। निधि सिंह, रितु, मेहंदीपुर बालाजी, लोकेश सागर, सोनी, आप सभी दोस्तों का, आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है आज के इस महामैराथन सीरीज में। ये जो कविता है ये आपको ये बताती है कि आपके पास में जो शक्ति है उस शक्ति को पहचानना है और अपने विश्वास और अपने सपने को एक नई दिशा देने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसी चीज़ के साथ में हम आज के इस सेशन की शुरुआत करेंगे। और शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी अगर आपने शुरुआत नहीं की है तो दो काम कर लीजिए। आपके पास में आपकी जो लक्ष्मीकांत की बुक है उस लक्ष्मीकांत की बुक रख लीजिए, या आपके पास में कोई और स्टडी मटेरियल या किसी और रिसोर्स को फॉलो करते हैं तो उसको रख लीजिए। अगर आपके पास में आपका कोई बनाया हुआ सेल्फ नोट्स है तो उसको भी रख लीजिए, क्योंकि इसमें हम कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं इस पूरी सीरीज के अंतर्गत। तो इस कविता को याद रखिएगा कि अपने सपने तुम स्वयं चुने हो, तो उसके लिए आपको स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी। तो अपने सपने तुम स्वयं चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के पहले एपिसोड से। और पहला एपिसोड आपका यहाँ पर है, क्योंकि आप जानते हैं संविधान के अंतर्गत हम भाग के अनुरूप चलेंगे, भाग वाइज एक एक भाग लेके चलेंगे, उस पर कंप्लीट डिस्कशन करते हुए चलेंगे। यहाँ पर ये नहीं है कि इस सीरीज में हम आपको केवल आर्टिकल के ऊपर फोकस करेंगे कि कौन सा आर्टिकल है, क्या आर्टिकल है, हम उसकी डिटेलिंग भी करते हुए चलेंगे। जहां पर जरूरत होगी, जिस प्रकार से जरूरत होगी उस तरह से हम उसको डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दो चीजें हैं, जब आप पॉलिटी की बुक उठाते हैं तो वहां पर तीन चीजें आपको पहले मिलती हैं। सबसे पहला हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का जो ऐतिहासिक विकास क्रम रहा है, सबसे पहले वो देखते हैं आप। फिर उसके बाद में फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी आपके आर्टिकल्स हैं उन आर्टिकल का कंपाइलेशन आपको देखने को मिल जाता है। तो इन सारी चीज़ों को जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो लास्ट में उन सारी चीज़ों को देखा जाएगा कि संवैधानिक विकास का इतिहास क्रम क्या रहा है। उसके बाद में फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो जितनी भी चीज़ें संविधान के बाद या संविधान की व्याख्या और विशेषता को बताने के लिए प्रयोग की जाती है, उन सारी चीज़ों को हम लास्ट के अंदर देखेंगे। ठीक है, अभी से हम शुरुआत करते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत एक चीज़ मैं और आपको बता दे रहा हूं कि बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाना संभव है, क्योंकि हम इसको कंप्लीट रिवीजन के फॉर्मेट में लेके चल रहे हैं। तो रिवीजन ही संभव हो पाएगा अगर आप कहिए कि जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे फाउंडेशन प्रोग्राम में पढ़े होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि हम इसको लगभग आपका जो इंडियन पॉलिटी का है इसमें 70 से 80 क्लास के करीब हम लोग पढ़ाते हैं। 70 क्लास के करीब चलती है यूपीपीसीएस फाउंडेशन और यूपीएससी फाउंडेशन के अंदर। तो उन सारी चीज़ों को 10 से 12 घंटे में कंपाइल करना, तो आप ध्यान दीजिएगा कि जिन डायग्राम फ्लो चार्ट का उपयोग हमने आपके एग्जाम में किया था, जो क्लासेस चल रही थी वहां पर किया था, उन्हीं सारी चीज़ों का कंपाइलेशन यहाँ पर है। उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन सारी चीज़ें एक बार आपकी रिवाइज होंगी। ठीक है, तो बिना देर किए हम शुरुआत करते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना की। संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विकास, वर्ण और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने तथा उन सब में व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी, जिसे मित मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2000 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। यह हमारे संविधान की प्रस्तावना दी गई है। अब इस प्रस्तावना के अंतर्गत हमें 4 चीजें देखने को मिलती हैं। हम क्या प्राप्त करते हैं? 4 चीजें मिलती हैं। सबसे पहली चीज आपको मिलती है सोर्स ऑफ पावर। सोर्स ऑफ पावर, शक्ति का केंद्र क्या है? ठीक है, शक्ति का केंद्र क्या है? तो ये जो पहला पार्ट है, इस पहले पार्ट का हम भारत के लोग, ये क्या है? ये सोर्स ऑफ पावर फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के लिए शक्ति का स्रोत जो है हम भारत के लोग, यानी लोगों से ही संविधान शक्ति प्रदान करता है। क्लियर नहीं दिख रहा है? बिल्कुल परेशान मत होइए कि सारी चीजें क्लियर दिखेंगी। हम सारी चीजें बताते हुए चलेंगे, बोलते हुए चलेंगे, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो पहला भाग इस संविधान की प्रस्तावना से हमें सोर्स ऑफ पावर के रूप में मिलता है। दूसरा, ये संविधान जो है, ये हमारे संविधान का परिचय पत्र है, इंट्रोडक्शन है। और ये इंट्रोडक्शन बताता है कि जिस संविधान को हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, जिस संविधान को हम लागू कर रहे हैं, जिसको अंगीकृत कर रहे हैं, उसका मिजाज क्या होगा, यानी कि नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है, यानी कि स्वभाव या हमारे संविधान का मिजाज बताता है ये हमारी प्रस्तावना। और प्रस्तावना के अंदर जो मिजाज बताया गया है वो क्या बताया गया है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, SSDR। ये क्या होता है? सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये आप ट्रिक याद रखिएगा, SSDR। ठीक है, सॉवरिन मतलब संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ठीक है, अब लोकतंत्रात्मक को डेमोक्रेटिक कहा जाता है और रिपब्लिक कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई आप इनको ऑर्डर में लगाइए। प्रियम्बल के दिए गए जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आपको ऑर्डर में लगाने के लिए कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो उस ऑर्डर में लगाने के लिए आपको याद रखना है क्या? SSDR। ये क्या होता है? S मतलब सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, यानी कि प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। तो संविधान का जो दूसरा, ये प्रस्तावना का जो दूसरा एस्पेक्ट है, वो दूसरा एस्पेक्ट बताता है कि हमारे संविधान का मिजाज क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा। तो मिजाज क्या होगा कि हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य बनाने के लिए इस संविधान को अंगीकृत कर रहे हैं। सेकेंड एस्पेक्ट इसका हो जाता है, तीसरा जो एस्पेक्ट निकल के आता है इस संविधान की प्रस्तावना से, वो बताता है कि हमारा उद्देश्य क्या होगा। तो शक्ति का केंद्र पहला हो गया, दूसरा हो गया मिजाज या नेचर हमारे संविधान का, और तीसरा हो गया उद्देश्य, हम किन उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे। तो उन उद्देश्यों में आपका आ जाता है क्या? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, जिसे क्या बोलते हैं? JLEF। इसको आप याद रखिएगा, ऑर्डर में आपको ये हमेशा काम आएगा। JLEF यानी कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी कि न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। न्याय के अंदर हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करेंगे। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है, जिसको हम फंडामेंटल राइट के अंदर अलग से देखते ही हैं। बंधुत्व, समता की बात की गई है। समता को भी हम कहाँ पे देखते हैं? अपने फंडामेंटल राइट के अंदर देखते हैं, जिसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दी गई है। और बंधुता जो है वो राष्ट्र में व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को, यानी जो भाईचारे की भावना है, उस भाईचारे की भावना को मेंटेन करने की बात यहाँ पर की गई है। और फोर्थ है हमारा कि हम किस दिन इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में यहाँ पर परिचर्चा की गई है। तो ये 4 चीजें हमारे संविधान की प्रस्तावना से हमें देखने को मिलती हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब इसको हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में करते हुए चलेंगे। तो जो संप्रभुता है, संप्रभुता का मतलब क्या है, सॉवरेनिटी का मतलब क्या है, जो हमारे संविधान के अंदर सॉवरेन शब्द दिया गया है उसका तात्पर्य क्या है। तो सॉवरेन का तात्पर्य है कि हमारा देश ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। ठीक है,
अब हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मामले में डिसीजन लेने में सक्षम हैं, हम अब डिसीजन ले सकते हैं। ये इसका मतलब है किसका? सॉवरेन का, यानी कि इसके ऊपर अब कोई शक्ति नहीं है, हम अब किसी के डोमिनियन नहीं है और हमारी शक्ति, हमारे ऊपर किसी और शक्ति का हस्तक्षेप नहीं है, हम अपने डिसीजन स्वयं लेने में सक्षम है। ठीक है, और यह अपने मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। राष्ट्रमंडल और संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता इसकी संप्रभुता पर आंच नहीं है, हम जब चाहे इसकी सदस्यता को त्याग सकते हैं। ये जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द संप्रभुता दिया गया है उसकी एक्चुअल व्याख्या है कि इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम स्वतंत्र हुए थे, स्वतंत्रता दिवस के बाद में, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, हम पूरी तरह से नो मोर कॉलोनी, अब हम किसी देश के कॉलोनी नहीं रह गए हैं और ना हमारे ऊपर अब किसी का अधिकार है, हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मामलों को देखने में स्वयं सक्षम है। ये इस चीज का मतलब था। सेकंड टर्म यहाँ पर दिया गया था जो हमारे संविधान के अंतर्गत, वो था समाजवादी। तो समाजवादी हमारा जो शब्द है, ये संविधान में जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस टाइम पर ये शब्द यहाँ पर नहीं जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया है बाद में। कब? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के दौरान ये आपका शब्द यहाँ पर हमारे संविधान के अंदर, संविधान की प्रस्तावना के अंदर जोड़ा गया। ठीक है, समाजवाद को यहाँ पर दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है। कितने अर्थों में? दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है। पहला होता है कि साम्यवादी समाजवाद। साम्यवादी समाजवाद क्या होता है? साम्यवादी समाजवाद राज्याश्रित समाजवाद होता है, जिसमें कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जो रिसोर्स होते हैं, वो सारी चीजें राज्य के अधीन होती हैं। उसमें उत्पादन और वितरण, ये सभी साधनों पर राष्ट्र का स्वामित्व होता है और जो निजी कंपनियां होती हैं, जो निजी लोग होते हैं, निजी क्षेत्र का उसमें कोई भागीदारी नहीं होती है, तो राज्याश्रित समाजवाद होता है। उस राज्याश्रित समाजवाद को हमारे यहाँ नहीं अपनाया गया है, इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि समाजवाद की जो एक्चुअल डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भारत के अंदर उस समाजवाद को नहीं अपनाया गया है। हमारा जो समाजवाद है वो राज्याश्रित समाजवाद नहीं है, हम लोकतांत्रिक समाजवाद की तरफ बढ़ते हैं। और लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत क्या होता है कि हमारे जो उत्पादन के कारक हैं, उत्पादन और वितरण के जो एलिमेंट्स हैं, उन चीज़ों पर सरकार का और निजी लोगों का, दोनों का क्या होता है? दोनों की भूमिका होती है और दोनों की भूमिका के माध्यम से ही राज्य का आर्थिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित किया जाता है और राज्य जो होता है एक कल्याणकारी इकाई के रूप में काम करता है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के उद्देश्य से राज्याश्रित समाजवाद को ना अपना के हमने क्या किया है? हमने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है। तो हमारे यहाँ कई बार यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि समाजवादी शब्द, पहला शब्द प्रश्न तो यही बन जाता है कि ये कब जोड़ा गया, मूल संविधान के बाद में कौन कौन से नए शब्द जोड़े गए हैं। कई बार यूपीएससी में इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं, एक बार आप लोग बताइएगा। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। बिल्कुल राइट, आपने कृष्णा जी ने राइट आंसर दिया है कि सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये तीन शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा हमारे संविधान के अंदर जोड़े गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता यहां पर आपको समझने की जरूरत है। दो शब्द होते हैं, एक होता है पंथ निरपेक्षता और दूसरा होता है धर्मनिरपेक्षता। तो पंथ निरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता के बीच में भारत के अंतर्गत किस चीज को अपनाया गया है? ठीक है, तो यह शब्द भी क्या है? यह शब्द भी जो सेकुलर टर्म है, यह भी संविधान के अंदर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हमारे संविधान के अंदर जोड़ा गया था। ठीक है, और हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक पहलू को अपनाया गया है। धर्मनिरपेक्षता का एक्चुअल मतलब होता है कि राज्य और धर्म के बीच में कंप्लीट सेपरेशन होना चाहिए। राज्य का पहली चीज कोई धर्म नहीं होगा और राज्य किसी भी धर्म के लिए कोई भी ट्रीटमेंट ऐसा नहीं करेगा जिससे कि किसी अन्य धर्म के लिए नुकसान हो सके। ठीक है, तो कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन, और कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन इज नॉट पॉसिबल इन इंडिया बिकॉज, क्योंकि आपने देखा होगा कि सरकार विभिन्न धर्मों के उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करती रहती है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ क्या किया गया है? इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन, हर एक धर्म के लिए समानुभूति या समानुभूति का तात्पर्य आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सरकार है, सरकार हर एक धर्म को एक समान रूप से ट्रीट करती है। हर धर्म के लिए एक समान व्यवस्था की गई है हमारे
संविधान के अंतर्गत। ठीक है, तो हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक पहलुओं को उजागर किया गया है और यहाँ पर सभी धर्मों के लिए समान आदर और सरकार द्वारा सभी धर्मों के लिए समान समर्थन लागू किया जाता है। अब कहीं भी आप चर्चा में देखते हैं, जब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आती है कि इसमें ये किया गया है, इसमें ये किया गया है, लेकिन सरकार की नज़र में हर एक धर्म समान है और हर धर्म के लिए इक्वल ट्रीटमेंट की, या आप कह सकते हैं इक्वी डिस्टेंस, एक कॉन्सेप्ट होता है सेकुलरिज्म में जिसे हम बोलते हैं इक्वी डिस्टेंस। तो उस इक्वी डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को सरकार के द्वारा यहाँ पर फॉलो किया जाता है धर्मनिरपेक्षता के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता के नकारात्मक पहलू में क्या होता है कि सरकार सभी धर्मों के लिए तटस्थ बनी रहती है, किसी के लिए उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रीटमेंट ऐसा नहीं होता जहां पर धर्मनिरपेक्षता की बात की जा सके। ठीक है, तो आपके 3 टर्म हमने देख लिए। आपने देखा कि सेकुलर, उसके बाद में सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हमारे संविधान के अंतर्गत जोड़े गए, जिसमें से हमने सेकुलर भी देख लिया। अब आपका आता है डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। ठीक है, तो लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। अगर हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का प्रयोग प्रत्यक्ष तौर पर करते हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड के अंदर होता है। ठीक है, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिनिधि या प्रतिनिधित्वकारी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी उसे बोला जाता है। अप्रत्यक्ष जो लोकतंत्र होता है उसको क्या बोला जाता है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोला जाता है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जहां पे लोग डायरेक्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जहां पर मेमोरेंडम और ये सारी चीज़ें होती हैं, लोग इकट्ठा बैठकर किसी चीज़ के ऊपर जजमेंट लेते हैं, तो वैसी चीज़ें नहीं होती। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों के द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चयन किया जाता है और उन्हीं प्रतिनिधियों के द्वारा क्या होता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को ही वास्तविक शक्ति प्राप्त होती है और भारत में इसी प्रणाली को अपनाया गया है। इससे क्या कहा जाता है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो भारत के अंदर का कौन सी डेमोक्रेसी है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। अगर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो जो पंचायती राज व्यवस्था है, उस पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र का कुछ उदाहरण देखने को मिलेगा। ठीक है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी 2 प्रकार के होते हैं। एक लोकतंत्र होता है जहां पर राष्ट्रपति प्रणाली हो, जैसे कि अमेरिका के अंदर, और एक होती है संसदीय प्रणाली, जैसे कि भारत के अंतर्गत। ठीक है, इसको जब अभी हम एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल में पर चर्चा करेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच में क्या अंतर होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें कि आपकी संसदीय शासन तंत्र या शासन प्रणाली जिसे कहा जाता है, और दूसरी होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसे आपको कहते हैं राष्ट्रपति वाली, ये राष्ट्रपति प्रणाली होती है, जैसा कि अमेरिका के अंतर्गत देखा गया है। तो वहाँ पे जो मेन पावर होती है, जो हेड ऑफ स्टेट होता है, उस हेड ऑफ स्टेट और सरकार का जो स्वामित्व होता है, सरकार की जो पावर होती है, उसके बिहाफ पर यहाँ पर परिभाषित किया गया है। तो ये आपका लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट आप देखेंगे गणतंत्र। गणतंत्र मतलब रिपब्लिक होता है, रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक। और रिपब्लिक का तात्पर्य क्या है? तो गणतंत्र का अर्थ है कि राजनीतिक संप्रभुता से है। ठीक है, किससे? राजनीतिक संप्रभुता से। राजनीतिक संप्रभुता से मतलब होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ स्टेट का मतलब जो राज्य है, जो देश है, उस देश के काम किसके द्वारा या किसके नाम पर किए जा रहे हैं, उसके आधार पर इसको परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पर गणतंत्र का अर्थ है कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति यानी राजा की बजाय लोगों के हाथों में होनी चाहिए। और दूसरी चीज, अगर किसी भी राज्य के का जो मुखिया है, जिसके नाम पर राज्य संचालित होता है, राज्य का जो प्रमुख होता है, वो किस प्रकार से बनाया गया है। अगर वो वंशानुगत है तो उसको अलग कहते हैं, और अगर वो चुना गया है, चुनी गई सरकार के द्वारा आया गया है, यानी इलेक्शन प्रोसीजर के माध्यम से आया है, तो उसका प्रकार दूसरा होता है। तो हम किस प्रकार से गणतंत्रात्मक हैं? इसके अंतर्गत होता है कि राजनीतिक जो संप्रभुता है, किसी एक व्यक्ति राजा की बजाय लोगों के हाथों से चुना गया हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि भारत का जो राष्ट्र का प्रमुख है वो कौन है? राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति किसी वंश या किसी राजवंश का तो होता नहीं, यहाँ पर वो होता है इलेक्शन के माध्यम से उसका चुनाव होता है। ठीक है, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट होता है, और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट का होना ही उस राज्य को गणतंत्र या गणतंत्रात्मक राज्य के रूप में परिभाषित करता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है,
या किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की उपस्थिति का अभाव कहलाता है। यानी कि जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो किसी भी विशेषाधिकार ग्रुप से संबंधित नहीं होगा, उसका अलग से कोई ग्रुप नहीं होगा, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करेगा। और जो लोकतांत्रिक राज व्यवस्था होती है उसके अंतर्गत दो प्रकार के हेड ऑफ स्टेट चुने जाते हैं। पहला आपका होता है जो राजशाही परिवार से होता है, ठीक है, जिसे मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है, वो ब्रिटेन के अंदर देखने को मिलेगा। और गणतंत्र जैसी बात की जाए तो भारत के अंतर्गत देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके संविधान की प्रस्तावना में जो गणतंत्र था, तो भारत क्या होगा, भारत एक प्रकार का ऐसा गणतंत्रात्मक राज्य होगा जहां पर राज्य का जो प्रमुख होगा वो आपका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा, ना कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में किसी राजशाही तंत्र से या किसी राजा के रूप में उसको रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुना जाएगा, ठीक है। तो हमने जो देखा कि भारत के संविधान की जो नेचर होगा, उस भारत के संविधान के नेचर के अंतर्गत वो आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक और गणराज्य के रूप में भारत की स्थापना की जाएगी। और यहाँ पर जो उनके नागरिक हैं उनके न्याय की बात की गई है। और न्याय में आपको बताया गया है कि हम भारत के रहने वाले, प्रस्तावना में 3 रूपों में इसका उल्लेख किया गया। संविधान की प्रस्तावना में न्याय के 3 रूपों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से थे? आपका तो पहला हो जाता है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। यानी कि हम जिस भारत को बनाने की बात कर रहे हैं उस भारत के अंतर्गत तो ये सारी चीजें होंगी, ये 5 एलिमेंट तो रहेंगे, लेकिन जो हमारे नागरिक होंगे उन नागरिकों का भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय भी सुनिश्चित किया जाएगा हमारे इस संविधान के द्वारा, जिस संविधान को हम अंगीकृत कर रहे हैं। और इसमें बात कही गई कि हम सामाजिक न्याय अर्थात जाति, धर्म, लिंग, रंग के आधार पर भेदभाव का निषेध किया जाएगा और किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति होगी। यानी कि हर व्यक्ति क्या होगा, समान होगा। उसके सामाजिक अवयव में क्या आता है, जाति हो गया, धर्म हो गया, लिंग हो गया, रंग हो गया। इन सारी चीजों के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई भी भेदभाव हमारे इस संविधान के द्वारा नहीं किया जाएगा। इस सामाजिक न्याय की बात की गई है हमारे संविधान के द्वारा। यानी कि जो संविधान हम बना रहे हैं उस संविधान में ये सारे एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे। सेकंड है आपका आर्थिक न्याय, यानी कि इकोनॉमिक जस्टिस जिसे बोला जाता है। उस इकोनॉमिक जस्टिस के लिए आर्थिक कारकों में भेदभाव का निषेध, जैसा कि औपनिवेशिक काल में था, वो सब यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पर संपत्ति के आधार पर मतदान का अधिकार प्रदान किया जा रहा था, वो सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। अब हर एक व्यक्ति के पास में इकोनॉमी के लिए, अपने रोजगार के लिए, इन सारी चीजों को करने के लिए एक समान अधिकार होंगे, ठीक है। तो न्याय के अंदर ये चीज थी। और राजनीतिक न्याय की बात करें तो सभी वर्गों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होगा, अर्थात सभी को चुनाव लड़ने, अपने प्रतिनिधि को चुनने और चुनाव में पार्टिसिपेट करने की सबके पास में पावर होगी। किसी के साथ में किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो हम अपने लोगों के न्याय की भी सुनिश्चित करेंगे। और उसी में सेकंड एस्पेक्ट आपको दिया गया कि हम उनको स्वतंत्रता भी प्रोवाइड करेंगे। और उन स्वतंत्रताओं के अंदर क्या होगा कि वो उनके पास में विचार की स्वतंत्रता होगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, विश्वास की स्वतंत्रता होगी, धर्म और उपासना की भी स्वतंत्रता इसमें शामिल की गई है। और इन आदर्शों को कहां से लिया गया है, तो भारत के संविधान में जो स्वतंत्रता का एस्पेक्ट है इसको फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। कई बार यहां से प्रश्न भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी, रिवाइज हो रहा होगा आपको। आप ये मत सोचिएगा कि कंप्लीट ये आपको कंप्लीट एक तरफा इसको पढ़ाने में ही जो आपका फंडामेंटल राइट से पहले, अब जब शुरुआत करते हैं प्रियम्बल का जब क्लास में, तो क्लास में प्रियम्बल में ही हमारी 2-3 क्लासेस जाती हैं। क्योंकि जैसे आपने जो लोग पढ़े होंगे इसको, उन्होंने समाजवादी या समाजवाद का जो एस्पेक्ट देखा होगा, वहाँ पर हमने बहुत डिटेल में समाजवाद के सारे डायमेंशन को बताए थे, समाजवाद के सारे प्रकार को बताए थे, क्योंकि वो आपको मेंस और प्री दोनों चीज़ों के लिए होता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल लेके नहीं चल रहे हैं, शॉर्ट में लेके चल रहे हैं, कंप्लीट रिवीजन करवाना है इस उद्देश्य से। फिर बात करता है समता की। तो समता का मतलब होता है समानता से, इक्वलिटी से। और इक्वलिटी अगर बात करें तो हमारे संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत बहुत बेहतर तरीके से दी गई है शुरुआत में ही। तो यहाँ पर इसका अर्थ होता है कि किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त के वर्ग की अनुपस्थिति, तभी समानता हो पाएगी। समानता कब स्टेब्लिश होगी समाज के अंदर, जब कोई ऐसा समूह नहीं रहेगा जिसके पास में विशेषाधिकार हो। लेकिन ये किस बात से
सिद्ध किया जाएगा, जो हमारा संविधान है उस संविधान के नेचर से डिफाइन किया जाएगा कि हमारे समाज में किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार वर्ग का अनुपस्थिति है या कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं। ठीक है, तो समता के भी यहाँ पर तीन आयाम दिए गए हैं। पहली चीज कि नागरिक समता, और नागरिक समता का मतलब क्या हुआ, नागरिक क्या होते हैं, नागरिक किसी राज्य के द्वारा ऐसे लोग होते हैं जिनको उस राज्य के द्वारा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की संतुष्टि करवाई जाती है, उनके अधिकारों का रक्षा किया जाता है, तो वो क्या होते हैं, नागरिक होते हैं। नागरिक के बारे में सेकंड जो चैप्टर है आपका नागरिकता पर है, जो वहां पर हम देखेंगे। तो ये नागरिक समता की बात करता है। नागरिक समता की बात का मतलब ये हुआ कि जो देश है उस देश के द्वारा वहां पर रहने वाले नागरिक जो हैं उनके बीच में नागरिकता के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि विधि के समक्ष समता। ठीक है, विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 कहता है धार्मिक समता, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं होगा। दूसरा अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के में क्षमता। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। तो ये सारी चीजें क्या है, ये नागरिक समता के लिए आवश्यक एलिमेंट में से एक है। ध्यान से इसको आप देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रश्न पूछ सकता है सीधा। यूपीएससी में ऐसे पूछ लेता है भाई कि ये किस चीज से संबंधित है। आर्टिकल 21 के लिए कई बार ऐसे प्रश्न पूछा है कि क्या ये आर्टिकल किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल है। तो यहाँ पर आपको समझ लेना है कि अगर आपसे पूछ रहा है कि नागरिक समता का कौन सा एलिमेंट हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो याद रखिएगा नागरिक समता कहां पर आपको देखने को मिलेगी, अनुच्छेद 14 के अंदर। अनुच्छेद 15 जो कि धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म, जाति, लिंग के और जन्म स्थान के आधार पर विभेद की बात करती है। अनुच्छेद 16 जो है वो लोकतांत्रिक या लोक नियोजन में समता की बात करती है, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसके कॉन्टेक्स्ट में कही जा रही बात। और अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता के अंत, और अनुच्छेद 18 ये उपाधियों के अंत के बारे में बात करता है। ठीक है, राजनीतिक समता की बात की जाए तो राजनीतिक समता आपको कहां पर देखने को मिलेगी, ये आपको देखने को मिलेगी अनुच्छेद 325। अनुच्छेद 325 जहां पर धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर मतदान से वंचित नहीं किया जा सकता किसी की व्यक्ति को। ये सारे आर्टिकल हम देखेंगे, लेकिन अभी यहां पर आपको एक क्रक्स दे दिया जा रहा है जहां से सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है कि आपने सारी चीजों को पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया कि समता की बात कही जा रही है, लेकिन समता एक्चुअल में हमारे संविधान के किन किन अनुच्छेदों में है, उस चीज को आप कैसे पकड़ पाएंगे। उस चीज को पकड़ने के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से हमने यहाँ पर आपको बनाया है ऐसे ही आपको आगे सारे चैप्टर में चीज़ों को हमने कंपाइल करके फ्लो चार्ट, माइंड मैप और चीज़ों के माध्यम से हमने रखा हर एक आर्टिकल के ऊपर, हर एक एलिमेंट के ऊपर। तो बहुत ध्यान से आपको इस क्लास को रिवाइज करना है। ये रिवीजन नहीं, एक प्रकार से समझ लीजिए कि क्रैश कोर्स है आपके लिए। यहाँ पर राजनीतिक समता अनुच्छेद 325 धर्म, जाति और लिंग के आधार पर मतदान से वंचित किसी को नहीं किया जा सकता। और यहीं पर दूसरा आर्टिकल है अनुच्छेद 326 जो लोकसभा और विधानसभा में सभी सदस्यों का चुनाव व्यस्त मताधिकार से के माध्यम से किया जाएगा, और उसमें जो भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुका होगा वो उसको चुनने का हकदार होगा, उसको चुन सकता है। तो ये राजनीतिक समता की बात हमारे यहाँ की गई है। और तीसरा है आपका आर्थिक समता जिसे कहते हैं। तो आर्थिक समता के लिए आपने देखा होगा कि संविधान के अंदर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है जिसे डीपीएसपी कहा जाता है, उस डीपीएसपी के अनुच्छेद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रोविजन दिया गया है, यानी कि डायरेक्टिव दिया गया है किसको, स्टेट को, कि आप इस तरह के नियम और कायदों का निर्माण करेंगे कि जिससे कि लोगों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिल सके। आई होप यहां तक क्लियर हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल पूरे होंगे। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीज़ों में ज़्यादा समय लगेगा, कुछ आर्टिकल रहेंगे जिनको स्किप भी किया जा सकता है, एक बार पढ़ के वहाँ से निकला जा सकता है। एक बार ये इंट्रोडक्शन टाइप की आपकी क्लास हो जाएगी। फिर आपके बाद में आता है बंधुत्व। बंधुत्व का तात्पर्य है कि भाईचारे की भावना का विकास करना। और हमारे संविधान के अंतर्गत क्यों भाईचारे की भावना को मजबूती प्रदान की गई है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ एकल नागरिकता का सिद्धांत है। एकल नागरिकता का सिद्धांत कहाँ है, हमारे यहाँ एकल नागरिकता का सिद्धांत है। और यहाँ पर राज्य के लिए और देश के लिए अलग अलग नागरिकता नहीं है, हर व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, वो किसी भी राज्य से बिलोंग कर रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर
सबसे पहला एलिमेंट तो यही हो जाता है कि आपसी भाईचारे की भावना, और जो एकल राष्ट्र है उस एकल राष्ट्र की भावना को मेंटेन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है कि हमारे यहाँ नागरिकता का सही उद्देश्य क्या है कि हम एकल नागरिकता को फॉलो करते हैं। और यहाँ पर बंधुत्व के दो अर्थ होते हैं। पहला होता है व्यक्ति का सम्मान, और व्यक्ति का सम्मान के लिए आप देखेंगे अनुच्छेद 1 51A जो है ये आपका 51 का जो है ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी से है। किससे है? फंडामेंटल ड्यूटी से। और इस फंडामेंटल ड्यूटी में कहा गया है कि स्त्री के गौरव को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी प्रथा का हम क्या करेंगे? त्याग करेंगे। यानी कि व्यक्ति विशेष हमारे लिए ना वो स्त्री होगा ना पुरुष होगा, उसको व्यक्ति के रूप में ट्रीट किया जाएगा। और हर एक व्यक्ति के सम्मान की बात हमारे संविधान के अंतर्गत ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटी के रूप में उसको परिभाषित किया गया। ठीक है। देश की एकता और अखंडता दूसरा एस्पेक्ट है इस बंधुत्व के अंतर्गत। तो वहां पर कहा गया है कि अनुच्छेद 1 के अंतर्गत क्या बात कही गई है? बात कही गई है कि भारत क्या होगा? राज्यों का एक संघ होगा, अर्थात राज्यों को अलग होने की अनुमति नहीं है। और जब राज्यों को अलग होने की अनुमति नहीं है तो इस तरह से भारत भू क्षेत्र के अंतर्गत शामिल सभी जो लोग हैं वो क्या होंगे? वो अखंडता को परिभाषित करेंगे और भारत एक अखंड राज्य के रूप में होगा, क्योंकि भारत क्या है? अविनाशी राज्यों का विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ठीक है। ये सारी चीजें हैं तो बंधुत्व से संबंधित थी हमारे संविधान के अंदर। अब एक चीज और यहाँ पर उभर के आती है, ये संविधान की प्रस्तावना के अंदर जो एलिमेंट थे उन एलिमेंट की हमने व्याख्या कर ली। कई बार इससे संबंधित कई प्रश्न भी उठते हैं कि क्या संविधान जो है, संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा है अथवा नहीं, ये प्रश्न बनता है। तो पहली चीज आपको ध्यान में रखना है कि एक आपका 1960 का एक केस हुआ था जिसे बेरूबरी यूनियन वाद कहा जाता है। उस वाद के द्वारा बताया गया कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, और उसके लिए उन्होंने कारण दिया कि क्योंकि इसे विलोपित भी कर दे तो संविधान जो है वो अपनी यथास्थिति में बना रहेगा, इसलिए इसको संविधान का हिस्सा नहीं माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है बेरूबरी यूनियन केस 1960 के अंदर। और उन्होंने तर्क दिया कि अगर इस संविधान की प्रस्तावना को संविधान से अलग भी कर दिया जाएगा तो इसका कोई असर संविधान के मूल स्वरूप पर नहीं पड़ेगा। ठीक है। और इस निर्णय को जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया तो उन्होंने बताया कि क्योंकि हमने जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है इसको हमने अमेरिका से लिया है, और अमेरिका में एक निर्णय के आधार पर कहा गया था कि अमेरिका के अंदर जो उसकी प्रस्तावना है वो उसके संविधान का हिस्सा नहीं है, इसलिए हमने वहां से उठाया है, तो हमारे यहाँ भी इसको संविधान का हिस्सा नहीं माना जाएगा। तो इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डिसीजन दिया जाता है। और भारत की प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया है, इसलिए वहां उसको नहीं मानते हैं संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग, तो मैं भी उसको नहीं मानूंगा। लेकिन फिर क्या होता है? एक दूसरा केस बनता है और जो हमारे संविधान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण केस होता है, जो आपका होता है 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस। और ये केस एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन होता है हमारे संविधान के लिए, हमारे देश के लिए। और इस संविधान के अंतर्गत इस वाद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया कि भाई जो हमने पहले 1960 में बेरूबरी यूनियन केस में जो डिसीजन दिया था वो हमारी भूल थी। ठीक है, वो हमारी भूल थी। इस बार हम उसको सुधारते हैं, और सुधारने में क्या कहते हैं कि जो संविधान की प्रस्तावना है ये संविधान का अभिन्न अंग है। क्या है? ये अभिन्न अंग है। और ये क्यों अभिन्न अंग है? क्योंकि इसके बनाने का जो प्रोसेस था, जैसे हमारा संविधान निर्मित किया गया तो संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया है, तो उसको भी तो संविधान सभा में ही पारित किया गया है। संविधान सभा में इसको एक रेजोल्यूशन के रूप में पारित किया गया है, तो इसलिए क्या होगा? ये हमारे संविधान का हिस्सा होगा। दूसरा तर्क सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाता है कि इससे संविधान की मूलभूत संरचना सन्निहित। ठीक है, क्या है कि इसके अंतर्गत जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है इसमें संविधान का मूलभूत संरचना निहित है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है जो बनाया गया था वो कहां पर निहित है? हमारे संविधान की प्रस्तावना के अंदर निहित है। ठीक है, तो इसलिए भी ये संविधान का अभिन्न अंग है। और तीसरी चीज होती है कि लेकिन प्रस्तावना को मूलभूत संरचना के रूप में इसको परिभाषित नहीं किया गया। ठीक है, तो कुल मिला के इस केस के द्वारा
केशवानंद भारती केस के द्वारा, ध्यान से समझिएगा, केशवानंद भारती केस के द्वारा 3 चीजें निकल के आती हैं। पहला कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का अभिन्न अंग है। एक प्रश्न और उठता है कि क्या संविधान की प्रस्तावना संविधान के शक्ति का स्रोत है या नहीं? तो संविधान के शक्ति का स्रोत है। उसके बाद में क्या संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो ये भी किया जा सकता है। तो इसी एक केस ने संविधान की प्रस्तावना से संबंधित जितने भी डाउट्स थे उन सारी चीजों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और उनको एक नई दिशा प्रदान की गई। बेरुवारी ने कहा प्रस्तावना का अभिन्न अंग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती में बिल्कुल। मेहंदीपुर बालाजी ने आपने राइट कहा है। तो संविधान का अंग है और संशोधन भी किया जा सकता है। भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। बहुत बढ़िया आप लोग पढ़ रहे हैं। और एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए सभी मित्रों के साथ में। और जो भी प्रश्न यहाँ पे आपको बताया जा रहा है बहुत ही एक्टिवली आपको पार्टिसिपेट करना है। लगातार आप इसके जवाब देते रहिए, देखते रहिए और उसको समझते रहिए, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी संविधान की प्रस्तावना से संबंधित। और भी जो चीजें हैं उन सारी चीजों के बारे में आप